तो हेलो नमस्कार दोस्तों, अपनी सीरीज़ का पार्ट 2 चल रहा था। तो हम बी ए सेकेंड ईयर वाले जो हिस्ट्री का पेपर है इसका एक वीडियो हम कवर कर चुके हैं, यानी कि पहला अध्याय हम कवर कर चुके हैं। आज हम सेकंड अध्याय कवर करने वाले हैं, जो है सेकंड अध्याय का नाम है पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको जो है इसका सिलेबस में इस प्रकार दे रखा है कि पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय, इनका व्यक्तित्व है, उनकी जो विजय वगैरह है ये, ठीक है, और स्पेशली इनका तराइन के युद्ध की प्रणालियाँ, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम देखने वाले हैं। तो बड़ा ज़्यादा बड़ा वीडियो है नहीं, छोटा सा वीडियो है, ठीक है, और इसकी पीडीएफ तो आप अवेलेबल हो ही जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो पृथ्वीराज चौहान देखिए, जो सोमेश्वर का ये पुत्र चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध और अंतिम शासक था। इसकी माता का नाम कपूर देवी था, यानी कि इस जो पृथ्वीराज तृतीय है उनके पिता का नाम सोमेश्वर था, और चौहान वंश का ये सबसे प्रतापी शासक था, सबसे प्रसिद्ध शासक यही हुआ था। हम केवल पृथ्वीराज तृतीय को जानते हैं, इसके पहले पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज इस प्रकार के बहुत सारे शासक हुए थे, मगर वो इतने ज़्यादा फेमस नहीं हुए थे। हालांकि जो अर्णोराज वगैरह जिन्होंने अजमेर की स्थापना की, वो सारे भी शासक हुए थे, मगर इन जो पृथ्वीराज तृतीय इतना ज़्यादा फेमस वो बाकी जो है शासक हो नहीं पाए थे, क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय ने जो अपनी सीमा है वो अजमेर के अलावा ठेठ दिल्ली तक उसने अपना राज्य स्थापित कर लिया था, यानी कि लगभग आधे भारत के अंदर इसका राज्य स्थापित था पृथ्वीराज तृतीय का। तो इसलिए ये एक प्रसिद्ध और महान शासक था, ठीक है। और अभी इस पर आप को पता है मूवी चल रही है अक्षय कुमार वाली, वो पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, वो इन्हीं पर आ रही है, तो ज़रूर देखना। फिर आगे देखते हैं। यह राय पिथौरा के नाम से भी प्रसिद्ध था, यानी इनको राय पिथौरा भी कहा जाता था, ये इनकी एक उपाधि थी, ठीक है। अगर आपको बड़े निबंधात्मक वाले प्रश्नों में पूछा जाता है पृथ्वीराज चौहान की जो चारित्रिक विशेषताओं के बारे में, या फिर उनकी जो भी पृथ्वीराज तृतीय से संबंधित कोई प्रश्न आता है, तो आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करना है, ठीक है, कि इनको राय पिथौरा कहा जाता था। अगला देखिए, सोमेश्वर के समय वह अवयस्क था, यानी कि जब इसका पिता राज कर रहा था तो ये अवयस्क था, यानी बच्चा था। तो अतः माता ने एक योग्य मंत्री केम्बास की सहायता से संरक्षिका के रूप में कुछ वर्षों तक राज्य किया, यानी कि जब सोमेश्वर के बाद में इस पृथ्वीराज चौहान को राजा बनाया गया था, तो ये बच्चा तो था, तो इसलिए जो इसकी माता थी वो मतलब उसके संरक्षक के रूप में, संरक्षक का मतलब है कि वो केवल इसको राजा इसका नाम था, और ये राजा नाम का था, और वो केवल जो शासन कार्य है उसमें भाग लेती थी, सारे फैसले वगैरह, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया। इस कार्य में चाचा भुवनेकमल ने भी साथ दिया, यानी इन सब ने परिवार वालों ने मिलकर जब ये बच्चा था तो ये शासन की बागडोर संभाली, और 1180 ईस्वी में यह स्वतंत्र रूप से शासन की बागडोर संभालने का, यानी कि 1180 तक आते आते ये इसने अपना पूरा शासन कंट्रोल में कर लिया, और ये राजा रियलिटी में बन गया, ठीक है। पहले भी राजा था, मगर इसके संरक्षिका के रूप में कार्य चल रहा था। इसके बाद में देखिए, साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया में सर्वप्रथम अपने चाचा नागार्जुन को परास्त किया, और जिसने अजमेर पर अधिकार कर लिया था, यानी कि जो नागार्जुन है वो अजमेर पर शासन कर रहा था, और अजमेर पर इस जो पृथ्वीराज तृतीय इसने कब्जा कर लिया और अपनी राजधानी वगैरह यहीं से बनाई, यानी कि इसका जो प्रारंभिक केंद्र है, प्रथम विजय इसकी पृथ्वीराज चौहान की, वो अजमेर से ही मानी जाती है। और फिर इसने इतना ज़्यादा अपने साम्राज्य का विस्तार किया कि जो लगभग पूरा दिल्ली तक है इसका साम्राज्य विस्तार हो चुका था। फिर आगे देखिए, 1182 ईस्वी में चंदेल वंश के राजा परमर्दी देव को पराजित कर उनकी राजधानी महोबा पर भी अधिकार कर लिया, यानी कि अजमेर से इन्होंने करते करते पूरे भारत की तरफ ऐसे 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 इस तरफ से ये बढ़ता गया, और उत्तर भारत और लगभग मध्य भारत पर उसने पूरा कब्जा कर लिया था, इसलिए ये एक शक्तिशाली शासक उस समय बन चुका था। तो पृथ्वीराज ने कलिंजर दुर्ग पर घेरा डालकर परमर्दी देव को बंदी बना लिया था। यहाँ से परमर्दी देव ने भागकर आत्महत्या कर ली, और महोबा युद्ध में गहड़वाल नरेश जयचंद्र के विरुद्ध सरदारों आला व उदल के साथ चंदेल नरेश की सहायता की थी, यानी पृथ्वीराज जो चौहान है वो अपने दुश्मनों को मतलब इस प्रकार शरण देकर, और जो बाकी राज्य थे जो इसके दुश्मन थे, जो डायरेक्टली पृथ्वीराज से लड़ाई कर रहे थे, तो उनको क्या किया कि पृथ्वीराज ने जो है उनके दुश्मनों को पनाह देकर उनकी सहायता करके उनके साथ साम्राज्य जो अपने अंदर मिला लिया था। जैसे अलाउद्दीन का ये किस्सा आता है। फिर मेदिनीपुर से प्राप्त 1182 ईस्वी के लेख से ज्ञात होता है कि पृथ्वीराज ने जैजाक भुक्ति पर भी आक्रमण किया, यानी कि ये इनकी आक्रमणकारी योजना है। निम्नात्मक प्रश्न में आपको टॉपिक वाइज लिखना है कि पृथ्वीराज चौहान की विजय और पृथ्वीराज चौहान के वो आक्रमणकारी प्रयास, ठीक है, इस प्रकार के टॉपिक में आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। फिर आगे देखिए, पृथ्वीराज ने जयचंद्र की कन्या सुयोगिता से गंधर्व विवाह किया। तो जो जयचंद्र है, पहले ऐसा माना जाता था कि पृथ्वीराज चौहान का उसका मित्र था, घनिष्ठ मित्र था, पक्का दोस्त था। तो फिर दोस्ती दोस्ती में जो जयचंद्र की पुत्री थी उसके साथ इसने जो है विवाह कर लिया, नहीं मतलब इसकी बेटी को ये उठा कर ले गया और विवाह कर लिया। तो इसके बाद में जाहिर सी बात है कि जो जयचंद्र होगा वो नाराज़ होगा पृथ्वीराज से, तो इसलिए वो नाराज़ हो गया पृथ्वीराज से और इससे बदला लेने की सोचने लग गया। तो इसने इसका बदला लिया पृथ्वीराज से, जो तराइन का युद्ध हुआ था सेकंड वाला। उसके बाद जो
तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में। उसमें तो जो जयचंद है वो पृथ्वीराज के साथ ही था, मगर जो 1191 के बाद में पृथ्वीराज ने इसकी बेटी से विवाह कर लिया ज़बरदस्ती, ठीक है, उठा के, गंधर्व विवाह मतलब उठा के ले जाना, तो उस प्रकार विवाह कर लिया। तो जो जयचंद्र नाराज हो गया और 1192 में इसने जो है पृथ्वीराज का साथ न दे करके मोहम्मद गौरी का साथ दे दिया था। तो फिर बाद के अंदर जो मोहम्मद गौरी है उसने भी उसके बीच और जयचंद्र के बीच में भी एक युद्ध हुआ था जो जिसको चंदावर का युद्ध कहते हैं। और वो जो युद्ध हुआ वो इसके 2 साल बाद 1194 के अंदर जो चंदावर का युद्ध हुआ था, जो गौरी और जो जयचंद्र है उसके बीच में। तो वो युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि जो जयचंद्र है वो पहले तो पृथ्वीराज के खिलाफ हो गया, तो मोहम्मद गौरी ने उससे ये कहकर मतलब युद्ध किया कि जो तू अपने दोस्त का ही मतलब ना हो सका तो तू मेरा क्या होगा। तो इस प्रकार कहकर उसने चंदावर के युद्ध में जयचंद्र की हत्या कर दी, मार दिया, ठीक है। और 1192 में पृथ्वीराज की हत्या कर दी शायद तक, इसलिए, ठीक है। तो इसके बाद में देखिए, जो इसके बाद में हम चलते हैं जो जो तराइन का प्रथम युद्ध है उसके बाद में। तो जो 1191 में मोहम्मद गौरी की सेनाओं को तराइन के प्रथम युद्ध में हराया। किसने हराया? मतलब इसने हराया पृथ्वीराज ने। पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में यह युद्ध हुआ 1191 के अंदर, ठीक है। तो अब हम 1191 में जो युद्ध हुआ तराइन का उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इसके रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए, पंजाब को जीतने के पश्चात जब मोहम्मद गौरी के राज्य की सीमाएं दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज के राज्य की सीमाओं से मिलने लगी, तब गौरी ने 1189 ईस्वी में भटिंडा किले पर आक्रमण कर दिया। यानी कि जो पहले जो मोहम्मद गौरी है उसने भी अटैक किया भारत से, ये बाहर से आया हुआ था अरब से। तो जब इसने अटैक करना चालू कर दिया भारत में, तो मान लीजिए यहाँ पे जो पृथ्वीराज चौहान की जो बाउंड्री लगती है, यानी इतने तो प्रदेश है अजमेर दिल्ली तक, तो इस पृथ्वीराज चौहान का राज्य था। तो जो मोहम्मद गौरी है वो पंजाब तक अपना कब्जा फैला चुका था। तो अब अगर मोहम्मद गौरी को और ज़्यादा अपना विस्तार करना है, अपनी सीमाएं बढ़ानी है, तो उसको जाहिर सी बात है कि मोहम्मद गौरी को इस पृथ्वीराज चौहान से लड़ना होगा। तो इसलिए उसने जो है सबसे पहले क्या किया, मोहम्मद गौरी ने 1189 ईस्वी में भटिंडा किले पर आक्रमण कर उसको जीत लिया। इसकी खबर जब पृथ्वीराज को मिली तो उसने भटिंडा को जीतने का निश्चय किया। भटिंडा के किलों को लेकर पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 के अंदर तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, ठीक है। उस किले को जीतने, ये दोनों की लगभग आप मान सकते हैं बाउंड्री पर था भटिंडा का किला। यहाँ से अपन जो गौरी है वो भी इस पर अधिकार करना चाहता था और मोहम्मद गौरी भी इस पर अधिकार करना चाहता था, क्योंकि पहले ये पृथ्वीराज के कब्जे में था भटिंडा वाला, तो इसने मोहम्मद गौरी ने कब्जा कर लिया। तो वो वापस इसको कब्जा लेने के लिए दोनों के बीच में युद्ध हुआ 1191 के अंदर। कौन सा युद्ध हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें गौरी की पराजय हुई, बुरी तरह पराजय हुई और गौरी को इसने खदेड़ दिया मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान ने, ठीक। तुर्की सेना के बड़े प्रतिरोध के बावजूद पृथ्वीराज ने 13 माह के पश्चात भटिंडे के किले पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। यानी कि 13 माह के अंदर अंदर इसने तराइन का जब युद्ध हुआ तो इसने वापस से जो भटिंडा किला है उस पर अधिकार कर लिया। फिर तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज की विजय तो हुई, किंतु इस दौरान उनसे कुछ गलतियां भी हुई, जिसके परिणाम उसके लिए बाद में हानिकारक रहे। इस युद्ध में जब गौरी पराजित होकर भागा तो नैतिकता बस पृथ्वीराज ने भागते हुए शत्रु पर वार नहीं किया, न ही पीछा करके खदेड़ा, दूसरी सीमाओं की सुरक्षा पर प्रबंध भी नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि मान लीजिए जो पृथ्वीराज है वो प्रथम युद्ध तो जीत गया था तराइन वाला 1191 वाला, तो जीतने के बाद वो क्या हो गया, शांत हो गया और उसने ज़्यादा कुछ मोहम्मद गौरी के बारे में कुछ सोचा नहीं था। तो वो जब उसको भागने लगा प्रथम युद्ध से तो भी उसको ना तो मारा ना खदेड़ा, बस इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। तो इसलिए ये परिणाम है मोहम्मद गौरी का जो है इसका पृथ्वीराज चौहान के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ। फिर जो मोहम्मद गौरी है उसने 1192 में फिर से हमला कर दिया किस पर, पृथ्वीराज चौहान पर, और इस बार जो है मोहम्मद गौरी है वो जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गया। तो इसके कई कारण थे, वो भी हम जैसे हमने चर्चा की थी। एक जयचंद था जो उसके बाद में प्रथम युद्ध के बाद के अंदर सेकेंड युद्ध के अंदर गौरी से मिल गया, और जो मोहम्मद गौरी है उसने अपनी जो है तैयारी और भी मजबूत कर ली, सेनाओं में विस्तार किया, और जो पृथ्वीराज है उसने कुछ भी अपडेट नहीं किया अपनी सेना में, ना वो बस केवल युद्ध जीतने के बाद अपने जो है रंग रलियों में व्यस्त था। तो इसलिए सेकंड युद्ध वो हार चुका था। अभी हम फर्स्ट जो युद्ध है उसकी चर्चा कर रहे हैं। खासकर उत्तरी सीमा की सुरक्षा करना अति आवश्यक था, क्योंकि इसी सीमा से भारत पर पहले से ही आक्रमण होते रहते। तो उत्तरी सीमा पंजाब वाली साइड, वहाँ से ही सबसे ज़्यादा आक्रमण होते थे भारत से, और जो पृथ्वीराज है उसने उस सीमा पर कोई ज़्यादा प्रबंध नहीं किया था। फिर देखिए, तराइन के प्रथम युद्ध की पराजय से अपमानित होकर मोहम्मद गौरी 1 वर्ष तक अपनी तैयारी करता रहा, यानी वो बैठा नहीं था, उसने फिर से तैयारी स्टार्ट कर ली और सेना को मजबूत बनाया। फिर अपने साथ 1,20,000 की चुनी हुई घुड़सवार सेना, यानी कि चुनी हुई घुड़सवार एकदम पक्के और टैलेंटेड जो सेना थी उसको लेकर गजनी से चला, और लाहौर पहुंचकर उसने पृथ्वीराज के पास संदेश भेजा कि वह इस्लाम और उसका आधिपत्य स्वीकार कर ले। यानी उसको कहा कि पहले उसने प्यार से समझाया कि इस्लाम कबूल कर ले और उसको मतलब जो है राज करने दे दिल्ली वगैरह पर। पृथ्वीराज ने उसे भारत से लौट जाने का परामर्श दिया। मोहम्मद गौरी का उद्देश्य तो युद्ध करना था,
करना तो था ही, वह पृथ्वीराज की बातों पर ध्यान क्यों देता। उसने भटिंडा पर आक्रमण कर दिया और उसे जीतकर तराइन के मैदान में पुण्य पहुंच गया। यानी कि उसने पृथ्वीराज की बात तो मानी नहीं, उसको तो वैसे भी जीतना था, कब्जा करना था, साम्राज्य विस्तार करना था, तो इसने पृथ्वीराज पर आक्रमण कर दिया। 1192 में पृथ्वीराज ने एक बड़ी सेना लेकर तराइन के मैदान में मोहम्मद गोरी का प्रतिरोध किया, जिसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं। भाई 1191 में पहला युद्ध हुआ, 92 एक साल के बाद ही 92 में जो तराइन का सेकंड वार हो गया। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने सजगता के साथ युद्ध किया, जिसमें पृथ्वीराज की हार हुई। उसे सुरस्ती नदी के किनारे पकड़ लिया गया और कुछ दिन बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण रहा। इसी के साथ चौहानों की साम्राज्यवादी शक्ति नष्ट कर दी गई थी, क्योंकि पृथ्वीराज ने कोई ज़्यादा तैयारी वगैरह की नहीं थी, तो हार तो स्वाभाविक ही थी। पृथ्वीराज की पराजय का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि वह विदेशी आक्रमण के विरुद्ध न तो गढ़वालों की सहायता ले सका और न ही गुजरात के चालुक्यों की। गढ़वालों की सहायता न मिलने का मुख्य कारण पृथ्वीराज द्वारा गढ़वाल शासक जयचंद की पुत्री का हरण था, जिसके कारण उनकी आपसी शत्रुता हो गई थी। पहले तो वो दोनों दोस्त थे, जयचंद और पृथ्वीराज, लेकिन जब उसकी पुत्री को हरकर मतलब किडनैप करके उसने विवाह कर लिया, तो ये दोनों आपस में शत्रु हो गए। उस समय उत्तर भारत में गढ़वालों को शक्तिशाली शासक माना जाता था। दूसरे गढ़वालों के साथ संघर्ष में पृथ्वीराज के अनेक सेनानायक, सामंत और सैनिक मारे गए थे, जिसके कारण पृथ्वीराज की शक्ति क्षीण हो गई थी। यह पृथ्वीराज की हार के कारण है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की हार के क्या कारण थे, विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पॉइंट वाइज मेंशन करनी है, ठीक है। इसलिए मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है तो मैं तराइन का युद्ध तो आपको 1 मिनट में समझा देता। इसलिए मैं आपको ये लिखने का उद्देश्य ये है कि निम्नात्मक प्रश्न पर आप अपनी पकड़ बना सको, ठीक है। फिर आगे देखते हैं 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए भारत आया, क्योंकि जो जयचंद है वो उसने तो मोहम्मद गोरी का सेकंड जो तराइन का युद्ध हुआ उसमें उसने साथ दिया था, मगर फिर भी मोहम्मद गोरी ने जयचंद पर हमला कर दिया। उस समय उत्तर भारत के कन्नौज का राज्य बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। इसी जयचंद ने आपसी शत्रुता के कारण पृथ्वीराज की तराइन के द्वितीय युद्ध में सहायता नहीं की थी। इस अवसर पर जयचंद को भी गोरी से अकेले युद्ध करना पड़ा था। अगर ये दोनों इकट्ठे होते थे तराइन के, अगर मान लेते ये तराइन के अंदर मोहम्मद गोरी का साथ नहीं देता ये जयचंद, तो तराइन के द्वितीय युद्ध में भी ये गोरी हारता और फिर से मुस्लिम आक्रमण है जो भारत के अंदर शायद ना होता। मगर इन दोनों की आपसी शत्रुता थी, तो इसलिए मोहम्मद गोरी जो पृथ्वीराज है वो भी हारा और जयचंद भी हार गया था। तो जो 1194 के अंदर इन दोनों के बीच मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच चंदावर का जो युद्ध हुआ, ठीक है। चंदावर के युद्ध में जयचंद मारा गया और राजपूतों की पराजय हुई, और इसी के बाद के अंदर जो भारत में मुस्लिम आक्रमण की जो है शुरुआत हुई विधिवत, ठीक है। इससे पहले तो मतलब वो उनको पहले इन जो राजपूत शासक थे उनको हराना पड़ता था, मगर अब वो सारे के सारे शक्तिशाली राजपूत जो राजा थे उनको वो हरा चुके थे और उनकी जो राह है वो आसान हो गई थी। इस प्रकार इस निर्णायक युद्ध के बाद भारतीय भूमि पर मुस्लिम सत्ता का प्रवेश प्रशस्त हो गया। तुर्कों ने चौहानों के सभी प्रमुख नगरों पर अधिकार कर लिया और पृथ्वीराज योद्धा के साथ साथ कला प्रेमी भी था। अब हम पृथ्वीराज की बात कर रहे हैं क्योंकि पृथ्वीराज का व्यक्तित्व हमारे सिलेबस के अंदर है, तो इसलिए हम थोड़ा पृथ्वीराज के बारे में देख लेते हैं। तो पृथ्वीराज योद्धा के साथ साथ कला प्रेमी भी था। इसकी सभा के प्रसिद्ध विद्वान थे, यानी कि ये इसकी जो सभा दरबार में रहने वाले कुछ कवि विद्वान वगैरह थे, जिसमें जयानक भट्ट, विद्यापति गौड़, पृथ्वी भट्ट, बागीश्वर जनार्दन, विश्वरूप और चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई का एक बहुत ही ज़्यादा ग्रंथ फेमस है जो पृथ्वीराज के बारे में ही है, वो है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और आपके एग्जाम में पूछा जाने की चांसेज है कि जो पृथ्वीराज रासो किसकी करती है या फिर चंद्र बरदाई का कौन सा लिखित ग्रंथ है, ठीक है। तो वो है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना चंद्र बरदाई का। एक जैनक भट्ट का भी एक ग्रंथ है जो भी मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। बाद में हम आपको कभी बता देंगे जब प्रश्न उत्तर की सीरीज हम करने वाले हैं। तो पृथ्वीराज योद्धा के साथ साथ कला प्रेमी भी था, ये तो हमने पढ़ ही लिया था, और इतना ही हमारे जो सिलेबस के अनुसार है वो सारी चीज़ें थी, ठीक है। अब तो अगर हम आपसे पूछा जाए कि पृथ्वीराज के व्यक्तित्व के बारे में कुछ टिप्पणी कीजिए, तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है कि वो एक तो युद्ध प्रेमी भी था, कला प्रेमी भी था, संगीत प्रेमी भी था, ठीक है। तो उसने अपने दरबार के अंदर बहुत सारा महत्व दिया, बहुत सारे जो विद्वान थे उनको शरण दी थी। तो अब अगर ये तो प्रश्न हो गया इस कला प्रेमी व्यक्तित्व के बारे में। अगर आपसे पूछे कि तराइन के द्वितीय युद्ध में इसका मतलब पृथ्वीराज चौहान की हार क्यों हुई थी, तो उसका पहला कारण तो यही था कि उसने तैयारी नहीं की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब फर्स्ट वार उसने जीती तो उसने तैयारी की नहीं और सेकेंड वार में हार गया। दूसरा कारण उसका था कि जो जयचंद है वो उसका दुश्मन बन गया था, उसने उसकी बेटी से विवाह कर लिया था। और तीसरा कारण है कि वो केवल जो है मतलब पृथ्वीराज है उसने जो है किसी भी दूसरे राजा की मतलब सहायता की ना, तो और ना उनसे सहायता मांगी, अकेला ही जो है अकेला चना बाढ़ फोड़ने के लिए चल दिया। तो इसलिए ये भी एक कारण था। और जो मोहम्मद गौरी है उसने खूब तैयारी की, बड़े बड़े जो मतलब निपुण सैनिक थे तो वही सेना लेकर आया और अंततः वो जीत गया। और इसी के बाद में भारत के अंदर जो है मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई थी।
तो ये आज का जो सेकंड अध्याय था वो खत्म हो चुका है। अब हम थर्ड अध्याय के अंदर मिलते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए कि क्या हमें सुधार करना चाहिए, ठीक है। तो अभी नए नए हम चल रहे हैं, तो आप हमें बता देना कि क्या कमी हो सकती है, क्या हम सुधार कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।